लेकिन जो कल मैच हुए हैं, 2 मैचेस हुए हैं, ठीक है, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ है। तो किस तरीके से ये दोनों मैचेस रहे हैं, क्या लगता है? दोपहर में एक मैच था जो एक तरीके से डिसाइडर था कि अगर राजस्थान जीतेगी तो राजस्थान जाएगी, चौथी टीम एक तरीके से उनका वो क्वार्टर फाइनल जैसा मैच था। तो दूसरे मैच की हम बात करते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, कैसा रहा ये? दिल्ली की टीम हमेशा से टूर्नामेंट में अच्छा करती आई है, कल भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कंसिस्टेंट नहीं रहे। 2 मैच तो ये अपने हाथ से हार गए। 2 गेंदों में 1 रन बनाना था और मुझे नहीं पता क्यों वहाँ पे डेविड मिलर ने सिंगल नहीं लिया, तो 2 पॉइंट तो आपके वो कम हो गए। अगर आपके वो 2 पॉइंट कम होते तो आपके और आज जो राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में गई है उसके बराबर पॉइंट होते। नमस्कार, मैं हूं दीपाली, आप देख रहे हैं H1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे खास प्रोग्राम पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज तो मैच नहीं है, कल मैच होगा, लेकिन कल के मैच का एनालिसिस आज हम करेंगे। कल 2 मैचेस खेले गए थे संडे को और देखते हैं कि किस तरीके का मैच रहा और इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। शिवम, देखिए, आज तो मैच नहीं है, कल होगा, तैयारियां टीमों की तरफ से कल फिर से आएंगे बिल्कुल। लेकिन जो कल मैच हुए हैं, 2 मैचेस हुए हैं, ठीक है, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ है। तो किस तरीके से ये दोनों मैचेस रहे हैं, क्या लगता है? दोपहर में एक मैच था जो एक तरीके से डिसाइडर था कि अगर राजस्थान जीतेगी तो राजस्थान जाएगी, चौथी टीम एक तरीके से उनका वो क्वार्टर फाइनल जैसा मैच था। और अगर राजस्थान हारती है तो फिर 2 सिनेरियो बनते कि या तो केकेआर जाता, लेकिन केकेआर को 74 या 75 रनों से हरानी पड़ती कल डीसी, या फिर सिनेरियो ये था कि पंजाब चला जाता। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर वो मैच जिसमें शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, जो 1-1 पॉइंट शेयर हुआ, उस मैच को या तो पंजाब ने जीता होता या तो केकेआर ने जीता होता, तो वेन्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर पंजाब ने जीता होता तो आज पंजाब चौथे नंबर पे जाती, और अगर केकेआर ने जीता होता तो केकेआर चौथे नंबर पे जाती। वो जो 1 पॉइंट दोनों में शेयर हुआ, इसकी वजह से पंजाब के 15 पॉइंट रह गए, केकेआर के 15 पॉइंट रह गए, वहीं राजस्थान के लक बाई चांस 16 पॉइंट हो गए, क्योंकि उनका कोई भी मैच नहीं धुला। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लक कितना बड़ा काम करता है। हमको इतनी सारी उम्मीदें थी पंजाब की टीम से कि हाँ पंजाब जाएगा। शुरुआत में ऐसे खेले कि ऐसे लग रहा था कि इस टीम का कोई तोड़ नहीं है ना। ऑन डॉक्यूमेंट मुंबई इतनी बड़ी टीम थी, लेकिन मुंबई सोचिए 10 मैच हार गई 14 में से अपने। एक्सपीरियंस प्लेयर, वो भी इंटरनेशनल लेवल के। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ पहले मैच पे। कल राजस्थान का मैच था और राजस्थान जब बैटिंग करने उतरी, उनके दोनों ओपनर नहीं चले। ऐसा होगा कभी ना कभी कि यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी नहीं चलेंगे, उनके मिडिल ऑर्डर ने बहुत तगड़ा संभाला, है ना। और एंड में आके आप सोचिए जोफ्रा आर्चर। अब बड़े प्लेयर को किस लिए लेते हैं? अब बड़े प्लेयर को इसलिए लेते हैं कि जब मेरा बड़ा दिन होगा, बड़ा मैच होगा, तो बड़ा प्लेयर परफॉर्म करेगा। जोफ्रा की वो एनर्जी कल दिख रही थी। उन्होंने आके 3 छक्के मारे, 15 गेंदों में क्रूशल 32 रन बनाए। जहाँ पे टीम लग रही थी कि 160-70 पे फिनिश हो जाएगी, वहाँ जोफ्रा आर्चर एक गेंदबाज की बैटिंग की बदौलत टीम 206 पे पहुँच गई। और उन ताबड़तोड़ छक्कों की वजह से, उनके क्रूशल 32 रन की वजह से, आप ऐसे समझ लीजिए कि टीम को वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आया कि हम नहीं जीत सकते। ग्राउंड पे हमने देखा कि मुंबई के खिलाफ पूरा दमखम लगा रहे थे। जब बॉलिंग करने जोफ्रा आते हैं तो पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं। ये एक ऐसा सेटबैक था कि मुंबई थ्रू आउट द मैच उसमें उबर ही नहीं पाई। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? जोफ्रा ने 4 ओवर डाले, 3 विकेट लिए। उन 3 विकेट के बावजूद उन्होंने सिर्फ 17 रन खर्च किए, 4.25 रन पर ओवर। T20 में आप बड़े खिलाड़ी को खरीदते ही इसलिए कि जिस दिन बड़ा दिन होगा, सामने वाला परफॉर्म करेगा, और जोफ्रा आर्चर हैज बीन डिलीवर्ड। मुंबई में ऐसा नहीं हो पाया। मुंबई ने पहली बात तो बुमराह को ही नहीं खिलाया। बुमराह थ्रू आउट टूर्नामेंट आउट ऑफ फॉर्म ने, बुमराह को नहीं खिलाया। कल सूर्य कुमार यादव पहली 50 लगाए टूर्नामेंट की, लेकिन वही वाली बात है, बहुत देर कर दी सनम आते आते, है ना। अब 50 का आपका क्या फायदा जब आपकी टीम आज भी हार रही है और पहले भी हार गई। स्टार्टिंग में लगा था कि शायद मुंबई इंडियंस एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिला है मुंबई इंडियंस में, तो ये बहुत शॉकिंग था। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
कहीं ना कहीं ये फेवरिज्म रहा है कि जब कोहली कैप्टन थे उनकी टीम से लोग होते थे तो कोहली उस टीम को सेलेक्ट करते थे। अभी जब शुभमन गिल की टीम है तो उनसे भी आकिब नवीदार, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और भी प्लेयर है, उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं शुभमन गिल की पूरी जो इंडियन प्लेइंग 11 है उसको सेलेक्ट किया गया। जब मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा होते थे और भारतीय टीम के कप्तान होते थे तो मुंबई के प्लेयर्स को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता था, क्योंकि एक कप्तान को वो दिखता है कि मेरी उसमें कौन सा प्लेयर फिट बैठता है। सूर्या को वहाँ पे ट्रेड किया गया था, ऐसे समझ लीजिए 4 नंबर पे बैटिंग करते थे मुंबई के लिए नीतीश राणा, और नीतीश राणा कमाल की हिटिंग करते थे। फिर सूर्या को केकेआर से ट्रेड किया जाता है, नीतीश राणा को चोट लगती है, 2 साल वो गायब रहते हैं, इस बार दिल्ली में आते हैं और हमने देखा कि दिल्ली के लिए उन्होंने किस तरीके का आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। जिस मैच में दिल्ली की टीम ने 264 रन बनाए, हालांकि वो मैच हार गए, उसमें भी उनके ताबड़तोड़ 34 गेंदों में 80 रन थे। नीतीश राणा ने खुद को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश किया कि आई एम बेटर देन सूर्य कुमार यादव, उन्होंने गेंदबाजी भी की। लेकिन बात वही है कि सूर्या क्योंकि अब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो गए हैं, क्योंकि उन्हें चांस पहले मिला भारतीय टीम में जब वो आए उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन पिछले 2 साल से देखिए तो सूर्या अच्छे रन नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट की एक खासियत है, क्रिकेट में हमेशा अब कितने भी महान बैट्समैन हो, कितनी महान बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, फील्डर हो, मोहम्मद कैफ हो, कोई भी हो, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते ना तो सितारे आपकी तरफ नहीं होते। इस चीज़ को ध्यान में रख के हमेशा टीम बनाई जाती है। जब वर्ल्ड कप खेलने कोई टीम जा रही होती है ना तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन से प्लेयर फॉर्म में है, ना कि बड़े नामों को चुना जाता है। आपके लिए कंट्री पहले है, कोई बड़ा नाम नहीं। मुंबई इस बार इस चीज़ में मात खाई, उसका नतीजा हमें देखने को मिला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इसका एक और एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं बड़े नाम जैसे जयदेव उनादकड़ और बड़े नामों के पीछे शुरुआत में हैदराबाद गई। हैदराबाद 4 में से 3 मैच हार गई। हैदराबाद को समझ आया कि नहीं, हमें बॉलिंग में ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा। वो 3 गेंदबाजों को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। प्रफुल्ल हिंगे आए जो नेट बॉलर थे, साकिब हुसैन आए जो नेट बॉलर थे, है ना, और एक स्पिनर आए। उसके बाद आज देखो कि हैदराबाद 3rd पोजीशन पे टॉप ऑफ द टेबल क्वालिफाई किया। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अगर मुंबई इंडियंस अपनाती तो शायद बात कुछ और होती, पोजीशन कुछ और होती। अब होती ही क्यों होती? आपने रघु शर्मा को लाते लाते बहुत देर की, आपने अश्विनी कुमार को लाते लाते बहुत देर की। जब वो आए तो मैच में 4 विकेट चटकाए। हार्दिक पांड्या को लेकर भी बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। वो तो आ ही रही हैं। आपने कहीं ना कहीं बड़े नामों को ज़्यादा तवज्जो दी। क्विंटन डिकॉक को 1 मैच खिलाया गया, उस मैच में उन्होंने शतक बनाया है ना, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो चीज़ें उस तरीके से हुई ही नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए थी। बुमराह ठीक है, परफॉर्म नहीं कर रहे, बहुत बड़ा नाम है, तो आप बुमराह को क्यों कंटिन्यू कर रहे हो जब दूसरी टीमें बड़े नाम को ड्रॉप कर दे रही हैं? फॉर एग्जांपल दिल्ली की टीम में नॉर्किया करके एक बॉलर है, नहीं चले थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। जिस तरीके से मयंक यादव एक बहुत बड़े बॉलर हैं, 150 की स्पीड पर गेंदबाजी करते हैं, केकेआर ने 2 मैच में ट्राई किया, नहीं चले, उन्हें ड्रॉप कर दिया, लास्ट मैच सीधे खिलाया। उसके बाद भाई बड़ा नाम का मैं क्या करूँगा जब वो चल ही नहीं रहा है। अब एलएसजी की टीम में क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि एलएसजी की टीम ने बड़े नामों को नहीं छोड़ा, जैसे निकोलस पूरन हो गए, ऋषभ पंत हो गए, थ्रू आउट द टूर्नामेंट खराब प्रदर्शन किया है, एलएसजी डूब गई। तो जो प्लेयर आपके फॉर्म में नहीं है उनको आप टीम में रख रहे हैं, तो भाई देख लो, कल को जवाब आपको ही देना है। लेकिन शिवम एक चीज़ और हो सकती है, हमने पहले भी दूसरी टीम्स में भी देखा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शायद अच्छा नहीं खेल पाते, लेकिन फिर भी उन्हें रखा जाता है। लेकिन उसके पीछे फैन फॉलोइंग का एक मेन रीजन हो सकता है। बिल्कुल होता है। क्योंकि क्राउड उतना नहीं मिलेगा। राजस्थान के एक बहुत बड़े फिनिशर रहे थ्रू आउट 3 to 4 ईयर, सिमरन हेटमायर। सिमरन हेटमायर शुरुआत के 3 मैचों में मौका दिया गया, वो नहीं चले, उनको रिप्लेस करके तुरंत दूसरे बंदे को ले जाया गया। इसी तरीके से कि हैदराबाद की टीम में भी कई सारे प्लेयर हैं, जब वो नहीं चले तो कहीं ना कहीं सलील अरोड़ा और उनको लेके टीम में आ गए कि भाई अनिकेत वर्मा को कि हम पुराने बंदों पे दाव नहीं खेल सकते, हमें चाहिए कोई ना कोई डेथ ओवर में आके हिटिंग करने वाला। और उन टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया है। आप रिजल्ट देखिए, वहीं आप आरसीबी की टीम को देख लीजिए। आरसीबी कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, बहुत सारे गेंदबाजों को ट्राई कर सकती थी। उन्होंने अपने मेन टारगेट रखे भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, उसके अलावा पूरे टीम कॉम्बिनेशन को चेंज करते रहे कि भाई मुझे इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है। आप ऐसे सोचिए
कि नारायण ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सुनील नारायण ने बैटिंग का चांस ही नहीं दिया। आपने उस बैट्समैन को चांस नहीं दिया जिसने 2 बार सुपर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है, वो ओपनिंग में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टीमों की प्रबंधन की वजह से, एक अच्छी स्ट्रेटेजी की वजह से टीम ऊपर कैसे जाती है, वो आप गुजरात से सीख सकते हो। गुजरात कभी 250 चेज नहीं कर पाती, लेकिन वो 200 आराम से चेज कर लेते हैं, जो उनकी यूएसपी है 200 बना लेते हैं, उसको डिफेंड कर लेते हैं। और आज गुजरात दूसरे नंबर पे है। तो वो कंसिस्टेंसी आप जब तक मेंटेन नहीं करोगे, मुझे लगता है आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन शिवम, इसमें ये भी तो फैंस ऑब्जेक्शन भी तो उठाएंगे अगर दूसरे टीम्स को, दूसरे प्लेयर जो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या की बात करें या फिर दूसरे प्लेयर्स जो हैं उनकी बात, हार्दिक भी पूरे टूर्नामेंट नहीं चलेंगे, उनको रिप्लेसमेंट की बात, कंट्रोवर्सी वो चल रही है अभी, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट सीजन में वो बदले जा सकते हैं। बिल्कुल बदले जाएंगे, हार्दिक बदले जाएंगे, लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत बदले जाएंगे, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल बदले जाएंगे, ये साफ दिख रहा है। बिल्कुल। तो दूसरे मैच की हम बात करते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स। कैसा रहा ये मैच? देखिए, दिल्ली की टीम हमेशा से टूर्नामेंट में अच्छा करती आई है, कल भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कंसिस्टेंट नहीं रहे। 2 मैच तो ये अपने हाथ से हार गए, 2 गेंदों में 1 रन बनाना था, और मुझे नहीं पता क्यों वहाँ पे डेविड मिलर ने सिंगल नहीं लिया, तो 2 पॉइंट तो आपके वो कम हो गए। अगर आपके वो 2 पॉइंट कम होते तो आपके और आज जो राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में गई है उसके बराबर पॉइंट होते। दूसरा 264 बना के आप हार गए। तो जैसे पंजाब का मैं आपको बता रहा था, पंजाब की टीम ने जितने रन दिए उनके गेंदबाजों ने, उतने रन टीम ने बना दिए, और जब उनके टॉप ऑर्डर से रन बनने बंद हो गए तो टीम हारने लग गई। सेम दिल्ली के साथ, दिल्ली की टीम बहुत अच्छी थी ऑन डॉक्यूमेंट, प्लेयर बहुत अच्छे थे, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उस तरीके से परफॉर्मेंस निकलवा नहीं पाया। यही दिखा केकेआर में, यही दिखा दिल्ली की टीम में। दोनों टीमें बहुत अच्छी थी, ऑन डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी थी, नंबर 9 तक बल्लेबाजी, अनुकूल रॉय तक बल्लेबाजी थी केकेआर के पास। लेकिन जब आप एक बल्लेबाज को कहाँ उपयोग करना है, नहीं करना है, जब आपके पास ये विजन नहीं होता तो आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाते। वही केकेआर के साथ बिल्कुल। मतलब ये जो दोनों मैचेस कल हमने देखे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक बड़ा फॉल्ट कह सकते हैं, जिस वजह से जो टीम की तरफ से टूर्नामेंट अजिंक्य रहाणे से ओपन कराया। समझना में ये बात, अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट 150 का रहता है। अब जब 200 चेज कर रहे हो तो आपको 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए। आप 40 गेंद में 50-60 रन बनाने वाले बल्लेबाज को ओपन नहीं दे सकते। आपको ऐसा बल्लेबाज ऊपर चाहिए जो पावर प्ले में हिटिंग करके रख दे, जैसे प्रभसिमरन हो गए, प्रियांश आर्या हो गए, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल हो गए, जिस तरीके से विराट कोहली, देवदत्त पाटिकल हो गए थ्रू आउट द टूर्नामेंट, रजत पाटीदार हो गए, उन्होंने किस तरीके का परफॉर्म किया, उन टीमों का परफॉर्मेंस देख लो। अब साई सुदर्शन हो गए, शुभमन गिल हो गए, हालांकि वो भी थोड़ा स्लो खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूज करना जानते हैं पावर प्ले का, है ना। आप देखो किस तरीके से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा शुरुआत करते हैं, आप देखो किस तरीके से ईशान किशन आके शुरुआत करते हैं और फिर गेंदबाजी से उसको डिफेंड करते हैं। तो कुल मिला के जो टीमें अच्छा परफॉर्म की हैं, उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही, उनके प्लेयर्स अच्छे, और उन्होंने बड़े नाम की बजाय बड़ी फॉर्म को तवज्जो दी। बिल्कुल। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने यही चीज़ देखी है कि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट सभी टीम की तरफ से किया गया है, चाहे नए प्लेयर्स की बात करें या फिर स्ट्रैटेजीज की बात करें, या फिर कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स को रिप्लेस भी किया गया है, नए चेहरों को मौका दिया गया है। और ये टूर्नामेंट इतना अनएक्सपेक्टेड रहा है कि नए चेहरे बनकर उभरे भी हैं और इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया गया है जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। जैसे कि वैभव सूर्यवंशी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब उन्हें बिल्कुल और उन्हें मौका मिल सकता है अब इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन देखना होगा कि अब किस तरीके से जो आगे मैचेस होने, देखिए कल मैच होना है, आज तो नहीं है, लेकिन कल भी एक नया एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे और देखते हैं कि कल कितना ज़बरदस्त मैच होने वाला है। और कल के मैच का एनालिसिस हम कर चुके हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।